उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स क्या? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हो गया जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर जब हम कोई डाइटरी कार्बोहाइड्रेट लिया वो सब टूट के मोनोसेक्राइड्स के अंदर, मतलब मेनली ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज, अब वो हमारी जीआईटी है ना, उन्होंने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ग्लूकोज नेक्स्ट आगे सेल्स में कैसे जाएगा, अब वो हम पढ़ने लगे हैं ग्लूकोज को लेके कैसे जा रहे होते हैं, ताकि आगे जाके ग्लूकोज से एनर्जी यूटिलाइज कर सकें। तो हम दो तरह के पढ़ेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, एक होते हैं ग्लू ट्रांसपोर्टर्स, एक होते हैं SGLT ट्रांसपोर्टर्स। SGLT बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ग्लूट को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसे देखें कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती है, ATP इंडिपेंडेंट और बाई डायरेक्शनल। मतलब इसमें कोई ना एनर्जी नहीं लगेगी आपकी, जो ट्रांसपोर्टर होगा ना वो एक से एक जगह ग्लूकोज लेके जाएगा विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। और बाई डायरेक्शनल है कि सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड भी आ सकते हो आप, दोनों तरह ओके है। अब इसमें हम टाइप्स पढ़ते हैं। अब टाइप्स ग्लूट ट्रांसपोर्टर अब हमारी बुक में है, मेनली ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की ना इससे भी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स है ना जो, अब ये 14 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ पढ़ेंगे ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5। इसमें आपको ये रट्टा लगाना पड़ेगा। अब बस आपने ना इनमें MCQs बन जाता है ज़्यादातर, वो ध्यान रखना है बस उसका। सबसे पहले आ गया ग्लूट 1, ये होगा ब्रेन किडनी प्लेसेंटा। ब्रेन किडनी प्लेसेंटा एरिथ्रोसाइट कॉलन, और ये करवाएगा अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सीधा सीधा सिर्फ यही है। बाद में ग्लू 2। अब ग्लू 2 रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये होगा लिवर, पैनक्रियाटिक, बीटा सेल्स और किडनी। अब लिवर और पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स ये क्या करते हैं, लिवर ग्लूको नियोजेनेसिस ग्लाइकोलाइसिस लिवर में हो रही है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल जो कि इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं, ये एज ए ग्लूकोज सेंसर काम करता है। मतलब कि अगर आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में हो गया ग्लूकोज एक्सेस में हो गया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो फिर वो ग्लूकोज को सेंस करता है ग्लू 2, और फिर ये तब ये रिलीज़ होता है। और अगर सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया, सेल हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में जा रहा है, तो उसको ग्लूकोज सेल से बाहर भी निकाल देता है। इसलिए हमने पढ़ा नहीं, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करवाते हैं। अब ग्लूट 3 ग्लूट 1 की तरह ही है, उसमें भी ब्रेन किडनी प्लेसेंटा ही है एरिथ्रोसाइट को छोड़ के। मतलब आपने इनको इकट्ठा करके याद कर लेना, ग्लूट 1 और ग्लूट 3। और ये भी सिंपल अपटेक ऑफ ग्लूकोज करवाते हैं सेल के अंदर। अब आ गया ग्लूट 4। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ये है हार्ट और स्केलेटल मसल के अंदर और एडिपोज टिश्यू के अंदर। जो बाकी सारे ग्लूट 1, 2, 3, 4, 4 नहीं बल्कि 5 तक सारे इंसुलिन इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जो सिर्फ ग्लूट 4 है ना वो है इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ये हमेशा ये लाजमी याद रखना, MCQs में भी आता है। और ये इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक करवाएगा। मतलब कोई डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, उसमें इंसुलिन की कमी है, तो उसमें फिर ये नहीं काम करेगा, उसमें इंसुलिन तो है नहीं। अब इंसुलिन ने, ये सेल है ना, इसके ऊपर लगे हुए हैं रिसेप्टर, इंसुलिन आता है, वो अंदर जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, इंसुलिन यहाँ रिसेप्टर पे लगता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनको सेल की मेम्ब्रेन पे ले जाता है ताकि फिर ग्लूकोज के अंदर एंट्री हो। अब जिसमें इंसुलिन ही नहीं है, तो फिर जो ये ग्लूकोज है ना, ये सेल के अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो ग्लूट 4 का ये काम है। अब आगे आगे ग्लूट 5 से अब सिर्फ ये याद रखना है कि ये ना एक्सक्लूसिव है फ्रक्टोज के लिए, फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और टेस्टिस के अंदर। हमने पढ़ा भी हुआ स्पर्म का जो मेजरली एनर्जी सोर्स है वो फ्रक्टोज है। अब ये ग्लूट हमारे हो गए मुकम्मल, 5 हैं। इसको सिर्फ ऐसे सीधा सीधा ही हमें याद ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं SGLT ट्रांसपोर्टर्स। SGLT मतलब सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन के अंदर के सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ATP इंडिपेंडेंट होते हैं और यूनि डायरेक्शनल होते हैं। इनमें सिर्फ दो टाइप्स हैं, SGLT1 और SGLT2। अब SGLT1 है, अब जिन्होंने पहला लेक्चर देखा होगा, लास्ट लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था SGLT1 का। ये देखें लास्ट लेक्चर है ये, हाँ ये देखें, ये SGLT1 है। ये करवाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की वजह से। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप इधर सोडियम की कंसनट्रेशन कम करता है, सोडियम को बाहर भेज के। इधर SGLT1 है, ये सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर वजह से कहते हैं, ये सोडियम को साथ, सोडियम और ग्लूकोज वगैरह साथ आते हैं इस ट्रांसपोर्टर के, तो उधर से एब्जॉर्ब हो गए ब्लड के अंदर। अब ये देखें इसमें ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स भी आए हैं। ग्लूट 5 जो हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिवली फ्रक्टोज के लिए है। अब SGLT1 कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरो साइड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स के अंदर, लुमिनल साइड के अंदर, लुमिनल साइड के ऊपर। ये देखें लुमिनल साइड, ये देखें ये लुमिनल साइड लिखा हुआ है। ल्यूमेन साइड वो होती है जैसे
अब ये इंटेस्टाइन है ना आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये समझिए इसकी ट्यूब है, तो ये उसके पड़े हुए हैं एंटीरोसाइड है, इंटेस्टाइन के सेल्स, इंटेस्टाइन के बाद पड़ा हुआ है ब्लड। तो ये है इंटेस्टिनल ल्यूमेन, मतलब ये जो अंदर इसकी सारी इंटेस्टिन है ना, और ये सेल है, और इधर से फिर ऐसे SGLT ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और SGLT1 का काम है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की एब्जॉर्प्शन करवाना स्मॉल इंटेस्टाइन से। और SGLT2 है फिर, अब ये ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन करवाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। अब नेफ्रॉन का जो पाथवे, ये ग्लोमेरुलर फिल्टर, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, उसके बाद में आगे PCT आ जाता है, लूपोफेनले आ जाता है, फिर DCT आ जाता है, और बाद में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन है ना, ये वाली, यहाँ पर SGLT2 लगा है, और यहाँ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। यहाँ पर ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी है वो ग्लूकोज को लूज़ नहीं करना चाहती, तो यहाँ से ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। SGLT2 यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पे होंगे, और वो ग्लूकोज को वापस बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि वो यूरिन में एक्सक्रीट ना हो। अब इनमें क्लिनिकल हमारी बुक में ना सिर्फ यही लिखा हुआ है SGLT2 के रिलेटेड। वैसे क्लिनिकल साफ समझ आती है, अगर कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होगा, उसकी एब्सेंस होगी, तो उसके जो रिलेटेड जिस पर वो काम कर रहा है बॉडी के पार्ट के ऊपर, तो वहाँ पे ग्लूकोज अपटेक नहीं होगी। तो SGLT2 भी हमने पढ़ा हुआ है, ये करवाता है ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। अगर हम SGLT2 इनहिबिटर दे देंगे, वो ब्लॉक ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। SGLT2 करता है ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, SGLT2 इनहिबिटर है, उसको अपोजिट काम करेगा, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाने देगा। और फिर जो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ग्लूकोज यहाँ से ऐसे सीधी यूरिन में निकल जाएगी। अब हम ये क्यों करते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जो हाइपरग्लाइसीमिया के शिकार होते हैं, उनमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हायर होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया उनके अंदर फिर मसले पैदा करता है। तो उसमें हम डायबिटीज़ टाइप 2 मेलाइटिस है ना, जो उसके पेशेंट्स होते हैं, उनको हम देते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। फिर ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो यूरिन से निकल जाता है। तो इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, मैं वैसे पूरे लेक्चर की ना शॉर्ट समरी बना देता हूँ, लेकिन इसकी कोई शॉर्ट समरी बन नहीं रही, क्योंकि ये सारा एक रट्टा लगाने वाला है और पॉइंट्स वाला सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। दुआओं में याद रखिएगा।